हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम रोटेशनल डायनेमिक्स का 6th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कशन किया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड उसके बाद में हम लोगों ने उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम से और समझेंगे कि एंगुलर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है। आफ्टर दैट हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन या फिर कह लो इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, एज लाइक आप कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम का रोटेशनल डायनेमिक्स में फॉर्मूला क्या होगा। इन दिस सेम वे हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ठीक है, एंड उसका भी फॉर्मूला रोटेशनल डायनेमिक्स में बेसिकली क्या होता है। एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे रोलिंग मोशन के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में बेसिकली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, अगर आप लोगों को याद होगा, जब मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा था तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में दैट इज रोटेशनल डायनेमिक्स 01 में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन कुछ ये था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, यस याद है। एंड उसी के अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो रोटेशनल डायनेमिक्स है, ये जो हम इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है बेसिकली, इसकी वजह से हमारे जो अर्थ है उसकी जो रोटेशन वाली स्पीड है, कह लो जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो क्या हो रही है, बेसिकली वो स्लो डाउन हो रही है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली इसका भी देखेंगे कि ये कितने अमाउंट में स्लो डाउन हो रही है। आप कह सकते हो कि मैंने प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चंस पूछे होंगे उन सब का जवाब इस लेक्चर में बेसिकली छुपा हुआ है। ठीक है, तो एक्साइटेड हो इस लेक्चर के लिए? यस, ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी हेडिंग स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, एंगुलर मोमेंटम। सो बेसिकली इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि सर पहले एंगुलर मोमेंटम तो बाद का टॉपिक है, पहले आप हमें ये तो बताओ कि मोमेंटम क्या होता है। तो पहले हम मोमेंटम सीख लेते हैं। तो अब उसके पहले मैं आपको यहाँ पर लिख दूं कि ये जो रहा टॉपिक वो हमारा रहा लीनियर मोमेंटम। उसके ऊपर क्या लिखा है? एंगुलर। तो सबसे पहले अगर हम लीनियर मोमेंटम समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी कि हम एंगुलर मोमेंटम को भी आराम से, ठीक है, समझ सकते हैं। यस, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम को हम बेसिकली पी से डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही आसान है। आसान कैसे? ये जो मोमेंटम है इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में मास है और उसके पास में वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे दूं एक सरफेस है और ये सरफेस के ऊपर कोई भी एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो इसके पास में क्या है? इसके टोटल के पास में क्या है? मोमेंटम है। अब क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो p का फॉर्मूला है वो मास इनटू वेलोसिटी है, तो क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन होता है उसके पास में, वैसे ही ये p भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अगर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना चाहूं तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? सर मास के ऊपर आपने एरो क्यों लगाया? क्योंकि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी बेसिकली। ओके, ठीक है। अच्छा, जो भी डायरेक्शन हमारा वेलोसिटी का होगा वही सेम डायरेक्शन हमारे p का भी होगा। ठीक है, मोमेंटम का भी होगा वही सेम डायरेक्शन। ठीक है, मालूम चल रहा है? अच्छा, अगर मैं इसमें बात करूं कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आप लोगों को बेसिकली दिख रहा है कि क्या होगा। मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? केजी। वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो यही इसका यूनिट हो गया बेसिकली। ठीक है, अब अगर मैं इनका डायमेंशन निकालूं तो डायमेंशन भी आसानी से निकल जाएगा। कैसे बताओ जरा? तो केजी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बेसिकली m रेज टू 1, मीटर के लिए l रेज टू 1 और सेकंड के लिए t माइनस 1। क्यों? क्योंकि डिवाइड में है इसीलिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिकली लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का बस एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर आप स्केलर फॉर्म में कहना चाहें तो आप इस वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हैं, तो मोमेंटम क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गया बेसिकली, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो। ठीक है, अब यहां तो हमको मालूम चलता है कि ठीक है सर, एक अगर कोई भी पार्टिकल अगर वो लीनियर मोशन में ट्रेवल कर रहा है तो उसके पास में वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, यहां तो हमको मालूम चलता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अब एंगुलर मोमेंटम के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो एक
एंगुलर मोशन परफॉर्म करना चाहिए, अल्टीमेटली कह लो उसी को आप एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहिए, या फिर आप कह लो वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना चाहिए। तो ही तो उसके अंदर हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लूं, तो ये रहा एक सर्कल और मैं कहता हूं कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, और यहाँ से कह लो कि ये रहा सेंटर और ये जो डिस्टेंस है वो है बेसिकली आर। ठीक है, इतना तो हम लोग को मालूम चलता है। अब अगर ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगे, कह लो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने, कोई भी एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, अगर वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे वो क्या करते होंगे, सर्कुलर मोशन। यस, ठीक है, इसके ऊपर हमने बहुत ही फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में बेसिकली बात किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके पास में दो टाइप के स्पीड्स है। कौन कौन से, एक स्पीड जो कि लीनियर वाली स्पीड होगी, ठीक है, उसी लीनियर स्पीड को हम यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको टेंजेंशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है बेसिकली। अगर आप देखोगे तो हर एक पॉइंट पे वो क्या आएगा, टेंजेंट टेंजेंट और टेंजेंट ही जैसा आएगा। इसी को हम लीनियर वेलोसिटी कह सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि अगर मैं बहुत ही छोटे पॉइंट के लिए बात करूं, जैसे ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक पॉइंट, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली। ठीक है, मालूम चल रहा है आपको। तो अगर मैं बहुत ही छोटे पॉइंट के लिए कहूं तो मैं उसको क्या कह सकता हूं, लीनियर मोशन कह सकता हूं, लीनियर वेलोसिटी कह सकता हूं। ओके, ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को लेके हम देखेंगे तो इसके पास में क्या है, लीनियर वेलोसिटी तो है। ठीक है, ये मालूम चलता है। एक और भी तरीका है, हम सभी को पता है कि ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2πr। तो यहां से भी हम पता कर सकते हैं कि हाँ इसके पास में क्या है, एक लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब इसके पास में क्या होगा, इसके पास में होगा एंगुलर वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा कितना कवर कर रहा है, 2π/t, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू θ/t। याद है, उसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि अगर एक बॉडी, अगर वो लीनियर मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल एंगुलर मोशन कर रहा है, कह लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, कह लो रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसके पास में दो टाइप की वेलोसिटीज होंगी। वो कौन कौन सी होंगी, एक तो रोटेशनल वाली जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और दूसरी कौन सी होगी, लीनियर वाली जिसको हम यहाँ पर टेंजेंट वेलोसिटी कह रहे हैं। ओके, मालूम चल रहा है आप लोग को। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि मेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा, तो मैं बहुत ही आराम से लिख सकता हूँ कि हाँ यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा मेरा वो क्या होगा, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझको। ठीक है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि ये फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। इसका मतलब अगर इसके पास में ये वेलोसिटी है तो उसके पास में क्या आएगा, ओमेगा भी आएगा। अगर मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से क्या है, ये लीनियर मोमेंटम है, तो जैसे ही मैंने v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर पुट किया वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया एंगुलर मोमेंटम में। अब थोड़ा सा इस चीज को हमको समझना है कि एंगुलर मोमेंटम बेसिकली होता कैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूं तो अब ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अल्टीमेटली इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि L क्यों, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एज लाइक हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा P का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। इन दी सेम वे अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो कुछ आता है R इंटू पी, डॉट लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, या फिर मल्टीप्लाई लिख दो। ठीक है, R क्रॉस पी। अब देखो यहाँ पर ना एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एज लाइक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे ही ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम जब इसको लिखते हैं ना तो हमेशा ही वेक्टर के फॉर्म में कुछ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन, सर आपने R क्रॉस P क्यों लिखा, आप उसको P क्रॉस R भी तो लिख सकते थे। यस, आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर आपने L को, जो भी हमारा ये एंगुलर मोमेंटम है, उसको आपने R क्रॉस P ही क्यों लिखा, आपने उसको P क्रॉस R भी तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे लिखना हुआ ये P क्रॉस R,
तो मैं लिख सकता हूँ इसको आराम से, लेकिन यहाँ पर आपको एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब क्यों सर ये माइनस का साइन क्यों लगा, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब जैसे समझिए कि जब हम लीनियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ना हमको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब एक पोजीशन वेक्टर क्या होता है जरा आप समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर मैं मूव कर रहा हूँ, अगर मैं स्पेस के अंदर हूँ, अगर मैं एक डार्क स्पेस के अंदर हूँ, तो अगर मैं मूव कर रहा हूँ या फिर मैं रुका हुआ हूँ, तो क्या मुझे मालूम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी बॉडी मोशन में है या फिर नहीं है? हम ऐसे पता करते हैं कि हम अपने आसपास में देखते हैं, यस कि हाँ आसपास में कुछ है जिसके रेस्पेक्ट में मैं आगे जा रहा हूँ, या फिर हम देखते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में कि टाइम टिक 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 आगे बढ़ रहा है, तो क्या मैं उसके रेस्पेक्ट में आगे जा रहा हूँ या फिर पीछे जा रहा हूँ? हम उस तरीके से अपने मोशन को डिफाइन करते हैं। अल्टीमेटली हम करते हैं क्या, हमको एक चाहिए रेफरेंस पॉइंट जिसको देख करके हम बता पाए कि यस मैं मोशन में हूं या फिर मैं मोशन में नहीं हूं। एक रेफरेंस पॉइंट हमेशा चाहिए। वैसे ही अगर मैं कहूं यहां पर एंगुलर मोमेंटम, तो उसको डिफाइन करने के लिए एक पोजीशन वेक्टर सबसे पहले चाहिए। जैसे आप समझो आप स्पेस में हो, ठीक है, और ये रहा आपका पॉइंट जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। अगर मैं इसको चाहूं तो कुछ ऐसे लिख दूं, ये रहा, ये रहा और ये रहा। आप देख सकते हैं कि ये क्या होगा, 0,0,0। क्यों? क्योंकि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, मालूम चलता है। तो आप स्टार्ट कहां से करोगे? आपको एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए स्टार्ट करने के लिए। आप कहीं भी कुछ भी स्टार्ट करो, आप चाहे पोजीशन ले लो, आप चाहे वेलोसिटी ले लो, चाहे एंगुलर मोमेंटम ले लो, कुछ भी ले लो, आप स्टार्ट कहां से करोगे? आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। एज लाइक हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में हमारा कुछ मार्क्स वगैरह आता था, तो हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट से बताते थे। हम बताते हैं कि मेरा 0 to 90% आया। अगर मैं कहता हूं मेरा 10th में 90% आया, ठीक है, तो मैं कहां से बता रहा हूं? मैंने एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड किया हुआ है। वो रेफरेंस पॉइंट क्या है? 0। मैं कहता हूं कि 0 से मेरा 90% आया हुआ है। ठीक है, मालूम चल रहा है। हम कुछ भी बताते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में एक क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इन द सेम वे अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो सबसे पहले तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट। तो मैं कहता हूं कि मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये सेंटर है जो कि स्टार्ट हो रहा है 0,0,0 से। ओके, अब मैं यहां से यहां पहुंच रहा हूं, तो ये रहा मेरा पोजीशन वेक्टर जो कि मेरे पोजीशन को यहां पर बता रहा है। ये पॉइंट रहा। ओके, मालूम चला आपको? तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बेसिकली मैं कहता हूं मेरा आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर मतलब क्या, मेरा पोजीशन वेक्टर। अब उसके बाद में मैं यहां पर देखता हूं कि जब मेरा पार्टिकल यहां पर आया, पहले तो मैं यहां से यहां गया। अब मुझे मालूम चल रहा है कि ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल के पास में क्या है, एक वेलोसिटी है या फिर कह लो एक मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है तो मास है, तो मास है तो उसके पास में क्या आएगा, एक बेसिकली मोमेंटम आएगा। ठीक है, मालूम चल रहा है आप लोग को? ओके, अगर ये मालूम चल रहा है तो अब आप कह सकते हो कि सबसे पहले आप क्या बताओगे, पोजीशन बताओगे किसी भी चीज का। तो ये रहा, मैंने सबसे पहले क्या बताया, पोजीशन। अब आफ्टर दैट में जब उसके पास में मोमेंटम है तो मैं उसको क्या बता रहा हूँ कि हाँ ये रहा अब उसके पास में मोमेंटम। इसी को मैं अगले ही केस में ऐसे भी लिख सकता था कि ये रहा आर क्रॉस, और ये क्योंकि मोमेंटम है तो मैं इसको मास इंटू वेलोसिटी करके इस v के ऊपर भी एरो दे सकता था। ठीक है, कुछ मालूम चल रहा है आप लोग को कि मैंने आर को ही पहले क्यों लिखा। ठीक है, अब आगे चल के अगर मैं टॉर्क लिखूंगा या फिर मैं फोर्स लिखूंगा तो वहां पर भी हम आर का यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो वहां पर भी मैं आर को पहले लिखूंगा। तो अब आप समझ जाना कि मैं आर को पहले क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, ओके, पक्का? ओके, ठीक है। तो सर ठीक है, आपने एल को डिफाइन कर दिया कि जो एल होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है बेसिकली। अब यहां पर देखो ये जो आर है, ये आर एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मतलब वेक्टर है, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन है। इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। एट द सेम टाइम ये जो पी है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। तो हम सभी जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स आ गए तो हम थर्ड के लिए क्या यूज करते हैं कि क्या वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या तो स्केलर बनेगा या तो वेक्टर बनेगा। बस इसी दिन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट
स्केलर आता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारी थर्ड क्वांटिटी क्या है, वो है स्केलर। मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे एक स्केलर आ रहा है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर आ रहा है तो वो हमारा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। यस, याद है ना? वही सेम कहानी यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, तो हम इस एल के बारे में सोचते हैं। तो ये एल क्या है, ये एक एल भी बेसिकली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे मालूम सर? उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या आर के अलोंग होगा या फिर पी के अलोंग होगा या फिर क्या होगा? तो हमें वो पता करने के लिए हम यूज करते हैं हमारा राइट हैंड थंब रूल, या फिर आप कह सकते हो स्क्री रूल। ठीक है, ओके। अगर मुझे पता करना है कि आर क्रॉस पी या फिर इस एल का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम कैसे पता करेंगे? हम पता करते हैं सबसे पहले तो आर, ये रहा आर का डायरेक्शन, तो ये रहा आर का डायरेक्शन। जिस भी डायरेक्शन में आ जा रहा है उसमें अपनी ये फिंगर्स को ऐसे कर दो। ठीक है, अब आप देखो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर क्रॉस पी, अल्टीमेटली आर क्रॉस वी है। ठीक है, तो यहां से आप पता कर लो कि v कहां जा रहा है। तो ये रहा r और ये रहा, देखो मेरी फिंगर्स उस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्शन दिख रहा है आपको। तो ये रहा बेसिकली l का डायरेक्शन, मतलब आपकी तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ये कुछ भी नहीं है, ये वही कहानी है कि जो हमने फैन के बारे में सबसे पहले पढ़ा था कि अगर फैन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है या फिर फैन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो उसका हवा कहाँ लगेगा हमको। आप अपने घर में फैन को देखिए, ठीक है, और देखिए कि वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इसका मतलब एक वेक्टर ऐसे रहेगा, रिवॉल्व कैसे कर रहा है, ऐसे, इसका मतलब हवा कहाँ आना चाहिए, नीचे, और ऐसा होता है। तो अब अपने घर का फैन देखिए और देखिए कैसे रोटेट कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, इसका मतलब हवा नीचे आ रहा है। अगर फैन ऐसे रोटेट करने लगे फिर क्या होगा, हवा ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी जो कि हम एग्जॉस्ट फैन के अंदर यूज करते हैं। तो वहां पर जो टिल्ट होता है, जो बेसिकली हम ब्लेड्स को टिल्ट करते हैं, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, ऐसे घुमाओ तो भी हवा को इस साइड फेंकेगा, वैसे घुमाओ तो भी हवा को उस साइड फेंकेगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों को बताया हुआ है। ओके, यस, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोग को मालूम चलता है कि अगर मुझे आर क्रॉस पी या फिर एल का डायरेक्शन पता करना है तो मैं कैसे पता करूं, इस राइट हैंड थंब रूल से। इस डायरेक्शन में मेरा आर वेक्टर, उस डायरेक्शन में मेरा वी वेक्टर। तो यहां से देख रहा हूं कि आर क्रॉस पी या फिर आर क्रॉस वी आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, इतना मालूम चलता है। अगर मैं ये करूं तो, अगर मैं पी क्रॉस आर करूं तो फिर मुझे कैसे मालूम चलेगा? फिर क्या कर सकते हो आप, पहले तो पी देख लो, उसके बाद में आर देख लो। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा यहां बनाऊं तो मुझे मालूम चलेगा जो पी का डायरेक्शन वो कुछ ऐसे है। ठीक है, और जो आर का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे है। क्या आपको दिख रहा है? ठीक है, ये रहा मेरा पी का डायरेक्शन, मैं ऐसे लिख लूं यहाँ पर, ये रहा पी का डायरेक्शन और ये रहा मेरा आर का डायरेक्शन। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं पी क्रॉस आर। तो जरा करो, ये रहा पी और ये रहा आर, दिख रहा है? ये रहा पी, इस डायरेक्शन में ये रहा पी और ऊपर की डायरेक्शन में रहा आर। तो ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, इनवर्ड। ठीक है, दीवार के अंदर जा रहा है, व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रहा है, लेकिन यहां पर एक माइनस का साइन भी तो है, तो उस माइनस के साइन ने इसको रिवर्स कर दिया। ओके, तो अल्टीमेटली अगेन डायरेक्शन क्या आ गया, आपकी तरफ, आउटवर्ड, आपकी तरफ। ओके, मालूम चल रहा है? आप इसी चीज को ऐसे भी कर सकते थे कि इस माइनस को या तो पी को दे दो या फिर ये माइनस इस आर को दे दो। ठीक है, आप वैसे भी करेंगे तो आपको आपका डायरेक्शन आराम से मिल जाएगा। किसका? एल का डायरेक्शन। तो यहां से हमको मालूम क्या चल रहा है, बेसिकली यहां से ये मालूम चल रहा है कि अगर ये आर जेड के डायरेक्शन में है, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे क्या, ये एक्स लिया, ये वाई लिया, ये जेड लिया, अगर ये आर मेरा किसके डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में है, ठीक है, ये जो मेरा v है वो क्या है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो यहां पर अगर मैं z एक्सिस ऐसे बनाऊं, यहाँ पे ये y एक्सिस ऐसे बनाऊं, तो ये कहां पर आ रहा है, y की डायरेक्शन में आ रहा है, जो हमारा l का बेसिकली डायरेक्शन होगा। ठीक है, ओके, पक्का? क्या ये थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम समझा हुआ है? पक्का? ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा ये? अच्छा, ये तो मैंने एक वेक्टर के फॉर्म में लिखा। अगर मैं इसको स्केलर के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? तो ये रहा एक l, इसको हम क्या कर सकते हैं, आर क्रॉस पी। अब ये क्रॉस नहीं, अब ये मल्टीप्लीकेशन, नॉर्मल वाला मल्टीप्लीकेशन है, जो कि हम और आप हमेशा जानते हैं। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ आर इंटू मास इंटू वेलोसिटी, और इसको लिख सकता हूँ एम वी आर। ठीक है, अब ये तो रहा एक फॉर्मूला हमारा, कौन सा, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ स्केलर फॉर्म।
ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एक और फॉर्मूला बना दूं तो जैसे हम सभी जानते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो अगर मैं ये v यहाँ पर पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, m v की जगह पे ओमेगा इंटू आर, तो क्या आ जाएगा ओमेगा और आर आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ये स्केलर फॉर्म में और ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म में। इसी को हम अगले ही केस में, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम इसको बहुत ही आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू ये क्या होगा मॉड ऑफ R, और डॉट यहाँ पर डॉट भी हटा दो, तो ये रहा P और यहाँ पर साइन थीटा। क्या आपको ये भी याद है? अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम यहाँ पर एक R कैप ऐसे बना देते हैं कुछ, ठीक है, तो कि एक उसका डायरेक्शन बता रहा है, जिस डायरेक्शन में ये होगा उसी का डायरेक्शन यहाँ पर ये बेसिकली शो करता है। ठीक है, ओके पक्का। तो ये रहा बेसिकली एक एंगुलर मोमेंटम के बारे में हर एक चीज, कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, उसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, एंड उसका फॉर्मूला स्केलर के फॉर्म में क्या होगा। अब अगर आप चाहें तो इसका यूनिट भी बहुत आसान से निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होगा, यस MVR, मास के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, और ये रहा एक अगेन मीटर, तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, आपको उसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और उसका डायमेंशन निकालना रहा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक L में 2 आ जाएगा, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो ये बेसिकली रहा हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, अभी हम जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या फिर इसका जो टर्म वगैरह है वो और भी देख सकते हैं, एज लाइक अभी मैंने आपको ये सिर्फ और सिर्फ उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया है। अभी मैंने एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बताया कि जब रोटेशनल डायनेमिक्स कहीं पर होता रहेगा तो वहां पर उस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो उसके लिए अब मुझे एक छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा, एज लाइक जैसे हमने मास के लिए किया था कि यहाँ पर मास कन्वर्ट होके यहाँ पर क्या बन गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वैसे ही यहाँ का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वो कन्वर्ट होके यहाँ क्या बन जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब उसका थोड़ा सा हमको छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो करें, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यस ठीक है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। ओके, तो देखिए ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप कह लो कि ये हमारा एंगुलर मोमेंटम के बारे में रहा। अब देखो एंगुलर मोमेंटम से हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक बार हम थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हम इसका और भी कहां कहां यूज बेसिकली करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हमारा, जो हमारा हेडिंग है कि एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो बच्चों एक और भी छोटी सी चीज है, वो छोटी सी चीज ये है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना, इसको हम लोग ये भी कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या है सर, ये कुछ ऐसा है, मैं आपको थोड़ा सा कुछ टर्म बताता हूं। जैसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर सुना होगा ये रेट, ठीक है, जैसे मैंने ही आपको रेट के बारे में बताया, जैसे जब मैं रोटेशनल डायनेमिक्स 01 में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि डिस्टेंस क्या होता है, तो मैंने आपको उसका एक डेफिनेशन लिखा के दिया था कि डिस्टेंस क्या होता है। या फिर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि स्पीड क्या होता है, तो आप क्या कहते हो कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, याद है? ओके, तो वही सेम कहानी यहाँ पर रेट पे आता है कि जहां कहीं भी आपको रेट ये वर्ड दिखाई दे दे तो आप समझ जाना कि कोई भी एक रैंडम क्वांटिटी जिसको मैं एक्स मान रहा हूं, ठीक है, उसको ना हमको डिवाइड करना रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली। ठीक है, मैक्सिमम केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय टाइम करते हैं, और उसके बाद में डिवाइड बाय कुछ भी आ सकता है। लेकिन जहां पर भी कहीं पर आपने ये रेट वर्ड सुन लिया, आप समझ जाना कि किसी न किसी क्वांटिटी को किसी न किसी क्वांटिटी से डिवाइड करना है। मैक्सिमम केस में हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। ओके, मालूम चल रहा है? वैसे ही ना हमारे पास में एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है, बेसिकली जहां कहीं भी आपको ग्रेडियंट वर्ड सुनाई दे दे, आप समझ जाना कि कोई भी एक रैंडम क्वांटिटी x को हमको डिवाइड करना है उसके लेंथ से।
समझ लो। अभी हम ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है, जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट वर्ड कहाँ से आता है। लेकिन जब भी आपने ग्रेडियंट वर्ड सुना, आप समझ जाना कि ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि डिवाइड बाय क्या करो, उसके लेंथ से करो डिवाइड, ठीक है, लेंथ से करो, डिस्टेंस से करो, बात एक ही है, ठीक है। वैसे ही एक क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं मोमेंट, ठीक है। ये मोमेंट क्या मोमेंट है, जहां कहीं भी आपको सुन लो कि ये मोमेंट रहा, तो आप समझ जाना कोई भी एक रैंडम क्वांटिटी x, मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, कोई भी एक रैंडम क्वांटिटी ले रहा हूं, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है उसके डिस्टेंस से। डिस्टेंस कह लो, लेंथ कह लो, रेडियस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, बट सबसे अच्छा वर्ड है डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मोमेंट, जहां भी आपको कहीं सुनाई देते मोमेंट, आप समझ जाना कि किसी एक रैंडम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है मुझको किससे, उसके डिस्टेंस से। अब देखिए कैसे, यहां पर हम सब लोग जानते हैं मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ये होता है p। अब यहां पर क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई विद r। ये मल्टीप्लाई है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो मैंने क्या किया, मोमेंटम को मल्टीप्लाई किया उसके एक डिस्टेंस से, और ये क्वांटिटी क्या मिल गई, l। यही तो है मेरा एंगुलर मोमेंटम, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। अब आगे चल के मैं ना टॉर्क डिफाइन करूंगा, टॉर्क, ठीक है, और इसी का सेकंड नाम रहेगा मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मालूम चल रहा है। अब जैसे ही इसका मतलब क्या, फोर्स लिखा मैंने, ये रहा फोर्स, और मोमेंट का मतलब क्या, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, और यही क्या होगा, मेरा टॉर्क होगा, और यही तो हमारे टॉर्क का फॉर्मूला होता है। यस, मालूम चल रहा है आप लोग को, ठीक है। तो कुछ कुछ टर्म्स ना हमेशा याद रखना। अच्छा, आपने मोमेंट कहीं और भी सुना हुआ है क्या, यस आई थिंक सुना हुआ है, कहां पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, है ना, यही था ना। अब देखो यहां पर इन एक्चुअली मैंने जो आपको बताया है वो क्या है, वो बताया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इस इनर्शिया को मल्टीप्लाई किससे करना है, मोमेंट से, अल्टीमेटली आर से मल्टीप्लाई करना है, यही तो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है, सिर्फ अकेले में इनर्शिया को समझू तो इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया कुछ भी नहीं है, इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू मास। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ क्या है बेसिकली, तो वो क्या कहते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, इट विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि अगर कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट, कोई भी एक रैंडम बॉडी कहीं पर रखी हुई है, तो जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक आप उसको मूव नहीं करोगे, तब तक वो टिल इन्फिनिटी वो क्या रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा। या फिर अगर कोई बॉडी एक मोशन में है जिसके पास में एक कांस्टेंट स्पीड है, जैसे ये रहा मार्कर, मैंने इसको स्पेस में फेंक दिया, अब स्पेस में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये जो मार्कर ये टिल इन्फिनिटी तक चलते ही चल जाएगा जब तक कि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ, और इसी लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ मास भी कहते हैं, ठीक है, मालूम चल रहा है, पक्का, ठीक है। तो अगर ये हम लोग को मालूम चलता है तो वैसे ही अब इनर्शिया मुझे मालूम चल गया, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, मुझे मालूम चल गया, तो उस इनर्शिया को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मोमेंट से। जैसे ही मैंने उसको मोमेंट से मल्टीप्लाई बन गया कर दिया, वो मुझे बन के क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप ये टर्म्स थोड़े से याद रखना, जहां कहीं भी आपको रेट दिखे समझ जाना किसी क्वांटिटी को डिवाइड करना है, जहां भी ग्रेडियंट दिख जाए समझ जाना डिवाइड करना है, लेकिन किससे, एक पर्टिकुलर लेंथ से, डिस्टेंस से डिवाइड करना है। जहां कहीं भी मोमेंट दिख जाए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है उसके डिस्टेंस से, ठीक है, पक्का याद रहेगा ना। ओके, तो अब आप लोग को ये मालूम चल गया कि हम एंगुलर मोमेंटम को, मैं इसको रफ कर दूं, ओके, सो अब आप लोग को मालूम चल गया कि हम एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी क्यों कहते हैं, ठीक है, ये उसी का जस्ट नाम ही है एक, कह लो, ठीक है। जैसे हम सभी जानते हैं कि आपका घर वाला नाम कुछ और होता है और कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा बोलने वाला नाम कुछ और होता है, बस वही कहानी यहाँ पर भी है,
और कुछ भी नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली अब हम लोग को सीखना क्या है, उसका एक्सप्रेशन, कि एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन कहाँ से आता है, कैसे आएगा, आप जरा खुद ही सोचिए, ठीक है। हमने अभी पिछले केस में ऑलरेडी किया हुआ है, क्या किया हुआ है कि हमने देखा कि अगर मास है तो मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आया होगा, वैसे ही अब मेरे पास में लीनियर मोमेंटम है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा। तो क्या करें हम लोग, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एक बॉडी होनी चाहिए, और वो बॉडी क्या होनी चाहिए, रोटेट करनी चाहिए। अब जब बॉडी रोटेट करेगी तो उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन, याद है ना। ओके, तो अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे तो हर एक पार्टिकल के पास में क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी होगा। अब क्योंकि लीनियर वेलोसिटी है और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दो टाइप की अगेन वेलोसिटी आ गई, कौन कौन सी, एक तो आ गई उनकी लीनियर वेलोसिटी, दूसरी आ गई उनकी एंगुलर वेलोसिटी। बस उतने से ही मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरा एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। मैं एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकाल लूंगा और उसी को कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, एंगुलर मोमेंटम के। क्यों, क्योंकि मुझे पता है सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, उसी को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करें, चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना कोई भी एक रैंडम बॉडी ले लें, ये हमारा एक कोई भी रैंडम बॉडी रहा, ठीक है। अब यहां से मैं ले लूं कि ये रहा एक एक्सिस जिसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से अगेन वही सेम कहानी कर दो, ठीक है। क्या कर दोगे कि यहां से एक ले लो, ये रहा मेरा m1, ठीक है। अगेन वही कहानी, डिस्टेंस r1, ये रहा मेरा m2, डिस्टेंस इज r2। अगेन यहाँ कहीं ले लो m3, r3, और यहाँ पर कहीं पर ले लो, ये रहा हमारा mn, और ये रहा rn, ठीक है। हमको कहना क्या है, हमको पता है कि एक रैंडम बॉडी है और ये रैंडम बॉडी क्या कर रही है, अपने एक्सिस के अराउंड में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। वेलोसिटी कहना ठीक नहीं रहेगा, आप उसको स्पीड टर्म यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी को बेसिकली टर्म यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक बार नॉर्थ एक बार साउथ, ऐसे ऐसे करके वो बेसिकली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो एंगुलर स्पीड का टर्म, ठीक है। तो हम क्यों, क्योंकि स्केलर के फॉर्मेट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो बता दो कि ये क्या है। सबसे पहले यहाँ पे वही बता दो जो हमने लास्ट क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है कि कंसीडर अ रिजिड बॉडी, कंसीडर अ रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग with angular speed omega about its axis, ठीक है। इतना तो हमने बता दिया। अब क्योंकि इस बॉडी के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन हम अपने कैलकुलेशंस के लिए मानेंगे कि इसके पास में क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एज लाइक इसके पास में n पार्टिकल्स है। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि let there exist n number of particles with masses m1 m2 m3 डॉट 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 कहाँ तक, mn तक, सही है, ठीक है। and their perpendicular distances from the axis of rotation are क्या होगा, r1 r2 और क्या होगा r3, कहाँ तक, rn रेस्पेक्टिवली। बस यहां तक हमने लिख लिया। अब हम क्या बताएं कि एक छोटे से पार्टिकल के पास में क्या होगा, मोमेंटम होगा। क्यों, क्योंकि उनके पास में ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अल्टीमेटली ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, लेकिन इनके जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि देयरफॉर क्या बताओ, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ
फर्स्ट पार्टिकल विल बी, क्या होगा भाई बता दो कि हाँ ये रहा P1, वो क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू V1। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उनके पास में क्या होगी, लीनियर स्पीड होगी। तो बस इसीलिए बता दो उनका क्या होगा कि उनका जो लीनियर मोमेंटम होगा फर्स्ट पार्टिकल का वो क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी V1। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बस इसीलिए। अब इसके आगे हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, क्या कहें इसके आगे कि ये तो रहा फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम। अगर हर एक पार्टिकल का मोमेंटम मैं निकालूं तो क्या होगा, तो आप लिखो यहां पर कि देयरफॉर टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम कहो, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज, क्या होगा, सबको ऐड कर दो तो यहां से क्या आएगा P इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, सबको ऐड करो तो यहां से क्या आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी 1 प्लस मास इंटू वेलोसिटी 2 प्लस मास इंटू वेलोसिटी 3। ठीक है, और कहां तक, डॉट 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 लास्ट पार्टिकल mn और vn तक। ठीक है, अब यहां से हम सभी को पता है, क्या पता है, हम सबको पता है कि सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। यस, ठीक है, तो बस उसी को आराम से पुट कर दो तो यहां से मिलेगा P इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मास इंटू, यहां पर ओमेगा इंटू आर पुट कर दू तो ये क्या हो जाएगा मेरा मास इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू R1। ठीक है, अब ये कैपिटल R1 मत लिखना, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बताया, R1 बताया, छोटा r बताया, तो यहाँ भी आप क्या बताओ, छोटे r को ही बताओ, इस बात का हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर आपको कैपिटल R1 बताना है तो आप यहाँ भी क्या कर दो, कैपिटल R1 वहां पर आराम से आप बता सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रहा R1, ठीक है, अगेन प्लस ये रहा M2, अच्छा ये M1 है, ठीक है, अगर ये M1 तो ये M2 ओमेगा R2 प्लस अगेन क्या आएगा M3 ओमेगा R3, मालूम चल रहा है? ओके, सो यहां से क्या आ जाएगा प्लस डॉट 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 लास्ट पार्टिकल Mn ओमेगा और ये Rn। ठीक है, ये तो रहा हमारा टोटल मोमेंटम। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो अगेन समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। यस, आपको याद है, ठीक है, ये तो रहा मेरा लीनियर मोमेंटम। अगर मैं अपना एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज, क्या आएगा भाई, अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने देख लिया पीछे, क्या होता है L इज इक्वल टू P इंटू आर, तो बस यही कहानी करनी है। सो L इज इक्वल टू क्या आएगा P इंटू आर। हाँ, ये R मल्टीप्लीकेशन वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट मत समझना, क्रॉस प्रोडक्ट तब तक मत समझना जब तक कि हम इसको इसके सामने वेक्टर का साइन न लगाएं। ठीक है, तब तक आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट मत समझना। ठीक है, अभी ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कब आएगा, जब मैं यहाँ पर एक वेक्टर, यहाँ एक वेक्टर, यहाँ एक वेक्टर बनाऊंगा, तब वो क्या होगा, तब ये जो क्रॉस का साइन है वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अल्टीमेटली ये मल्टीप्लीकेशन का साइन को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए क्या है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन, तो हम भी यहाँ पर कर देते हैं जस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो ये रहा L इज इक्वल टू, सबको क्या दे दो, आर आर और दे दो, तो यहाँ से क्या आएगा M1 ओमेगा R1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि R सबके पास में जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये हो गया, अगेन ये हो जाएगा M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर प्लस यहां नीचे लिख दो, ये रहा M3 ओमेगा R3 का स्क्वायर प्लस लास्ट पार्टिकल MN ओमेगा RN का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ओमेगा ओमेगा हर एक जगह कॉमन है, जरा कॉमन निकालो, तो यहां से क्या आ जाएगा L इज इक्वल टू, अगर मैं ओमेगा को कॉमन ले लूं तो ओमेगा को कहाँ कॉमन लेना चाहोगे, पीछे साइड में लो कॉमन उसको, तो ये हो जाएगा M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर प्लस लास्ट पार्टिकल MN RN का स्क्वायर, और ये हमारा ब्रैकेट में, और बाहर में क्या आ गया, ओमेगा। ठीक है, अब ध्यान से बच्चों जरा इस क्वांटिटी को देखो, ये जाना पहचाना सा लग रहा है ना, क्या है ये, याद है I। यस, सो ये क्या आ गया I, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, और ये क्या है, यही है हमारा
एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से हमको एंगुलर मोमेंटम का एक और भी फॉर्मूला मालूम चल गया इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन। वो क्या है? L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, जहां पर I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, कह लो एंगुलर स्पीड। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि I क्या है मेरा? मोई, ठीक है। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कब? जब हम इसको वेक्टर कहेंगे तब, ठीक है। मालूम चला? तो ये छोटे से डेरिवेशन से हमको मालूम चल गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बेसिकली, ठीक है। मालूम चला? बस अब हम अपने क्वेश्चन के बहुत ही नजदीक हैं, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे अर्थ की स्पीड स्लो डाउन क्यों हो रही है, बस उसके बहुत ही आसपास में है, ठीक है। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये वही टॉपिक है जिसका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये समझा होगा, ठीक है। यस, रफ करने जा रहा हूं मैं। ओके, तो यहां से हम लोगों को मालूम चल गया कि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है आई इंटू ओमेगा। अब हमारे पास ध्यान से समझो तो हमारे पास में बेसिकली 3 फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। 3 फॉर्मूला किसका? सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का। कौन कौन सा? एक फॉर्मूला जो हम अपना बेसिक जानते हैं, वो फॉर्मूला क्या था? याद है? थोड़ा सा रिवाइज कर लो। वो है फॉर्मूला, कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं। सो L इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला हम जानते हैं R क्रॉस P या फिर R इंटू P, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं MVR, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या हम लोग को दिखा? दूसरा फॉर्मूला हम लोग को दिखा कि इस V की जगह पे ओमेगा इंटू R पुट कर दो। तो हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ से V इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू R होता है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू, ये इसको दे दो, तो M V की जगह पे ओमेगा, ये R का स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला हमने देख लिया, वो क्या है? I इंटू ओमेगा। तो अब हम एंगुलर मोमेंटम का बेसिकली 3 फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। आप इसको हमेशा याद रखना, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिखे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों हमेशा याद रखना कि ना, जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, हमारे पास में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिनको हम मेजर कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी अगर मुझे उसका कंजर्वेशन निकालना है तो हम उसको ना बेसिकली क्या करते हैं? टाइम के साथ में डेरिवेटिव करते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि क्या ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर ये टाइम के साथ चेंज हो गया तो ये हमारे किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। हम एक ऐसी क्वांटिटी चाहते हैं जो कि टाइम के साथ में कभी चेंज ही ना हो, ठीक है। अगर ये टाइम के साथ में चेंज नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या है? कंजर्व्ड है। और अगर ये टाइम के साथ में चेंज हो गया तो हम कहेंगे भाई ये कंजर्व नहीं है। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या होगा? L इज इक्वल टू R क्रॉस P, ये रहा, ठीक है। अगेन क्योंकि मुझे कंजर्वेशन चेक करना है तो मैं क्या करूं? इसको डेरिवेटिव करूं, किससे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और देखो अगर ये टाइम के साथ में चेंज हो गया तो मैं कहूंगा भाई ये क्या है? कंजर्व नहीं है। अगर ये टाइम के साथ में चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रहा, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? कंजर्व्ड है, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, अगेन मैं कह रहा हूं अगर टाइम के साथ में अगर ये चेंज हो गया तो ये कंजर्व नहीं है, ठीक है। अगर टाइम के साथ में ये टाइम के साथ में ये चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये कंजर्व है। ये कुछ वही कहानी है कि अगर हमारा कोई बचपन का दोस्त है, अब जैसे जैसे हम बचपन से बड़े होते हैं, ठीक है, बूढ़े से फिर बचपन से बेसिकली जवान हुए, जवान से हम बेसिकली बूढ़े हो गए, तो जो हमारा बचपन का दोस्त है अगर वो टाइम के साथ में चेंज हो गया तो वो हमारा पक्का दोस्त नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा दोस्त अगर टाइम के साथ में चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब वो क्या है? हमारा पक्का दोस्त है, ठीक है। तो वही कहानी यहां पर भी है, ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें हम लोग? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बेसिकली ये रहा टाइम यहाँ पर 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये रहा एल वेक्टर, इसको मैं किसको करूँ, डिफरेंशिएट टाइम के हिसाब से करूँ। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन करो तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी लगेगी, तो डी बाई डी टी ऑफ ये क्या हो गया आर क्रॉस पी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा, डिफरेंशिएशन ऑफ ये u इंटू वी वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये बेसिकली x होता है, t होता है, कुछ भी ले लो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसको t के साथ में रेस्पेक्ट में करता हूं तो ये क्या आएगा, सबसे पहले इसको कांस्टेंट रखो, u को एज इट इज रखा, और ये dv बाई dt हो गया, प्लस अब v को ऐसे रखो और ये क्या होगा d बाई dt ऑफ u। ठीक है, तो वही सेम कहानी हम यहां भी अप्लाई करेंगे। तो कैसे आएगा ये चीज, r को ऐसे ही रखो, तो ये रहा, r को मैंने बाहर रखा तो ये हो गया d बाई डी टी ऑफ वॉट p। ठीक है, ओके, ठीक है। अब चाहो तो आप ये क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो बेखूब लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि हाँ यहाँ पर ये क्वांटिटी है, आर क्रॉस वाली है, ठीक है, ओके। प्लस अब अगेन क्या आएगा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ तो अब ये क्या करूँ, p को एज इट इज रखो, और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस का साइन, अगेन यहाँ पर क्या आएगा, d बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, ओके। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो क्वांटिटी है ये वाली, ये कहीं देखी है, कहाँ देखी है, याद है, न्यूटन सर का सेकेंड लॉ क्या होता है, वो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद है, F इज इक्वल टू एम ए, कहां से आया था, वो कुछ यहां से आया था कि जो न्यूटन सर का सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ है, वो यही बोलता है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब जो फोर्स होता है वो क्या होता है, dp बाई dt होता है। ओके, तो जहां भी dp बाई dt आपको दिख जाए, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, वो क्या होता है, हमारा फोर्स होता है। और इसी से हमारा ये रिलेशन निकल के आता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या कि देखो आप कैसे करोगे, ये रहा d बाई डी टी ऑफ क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि मोमेंटम है, अब मास तो कांस्टेंट है, मास बाहर आ गया, तो dv बाई dt क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन ही तो होगा। ठीक है, ये वही कहानी है। तो dp बाई dt दिखा तो f लिख दो, जरा लिखते हैं, तो ये रहा r क्रॉस क्या आ गया, ये f आ गया, प्लस ये तो मोमेंटम है, चुपचाप इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब क्रॉस dr बाई dt, r क्या है, पोजीशन वेक्टर, अल्टीमेटली है तो डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, तो ये हो गया वेलोसिटी का वेक्टर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए, ये रहा r क्रॉस f, मैं इस p को लिख सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी इंटू, दिख रहा है आपको, और क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं क्या, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है तो ये m दोनों के पास नहीं जाने वाला, ये सिर्फ इसका वाला मास है। अगर यहाँ प्लस होता तो ये m दोनों के पास जाता, लेकिन यहाँ पर क्रॉस का साइन है, बस इसीलिए क्या है, m इंटू वी, और ये क्या रहा v। अब जरा आप ध्यान से देखो, ये क्या है, v क्रॉस v, देख पा रहे हो आप, ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर। जरा हम अगर अपना फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करें तो वो कहता है कि a क्रॉस b वो क्या होता है, मॉड ऑफ a, और यहाँ पर मॉड ऑफ b, और क्या होता है, साइन थीटा, जहां पर ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन दीज टू। जरा आप सोचो, ये रहा v और ये रहा v, जिस भी डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी है उसी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, उसी के डायरेक्शन में, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, 0। मालूम चला आपको, देखिए v इंटू वी, जिस भी डायरेक्शन में मेरा v है उसी डायरेक्शन में अगेन v है, तो इन दोनों के बीच का जो थीटा होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या है, एंगल इज 0, इसका मतलब ये क्वांटिटी ही क्या हो गई, 0। ठीक है, v क्रॉस ए, या फिर मैं कह दूं a क्रॉस ए, b क्रॉस b। अगर आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझिए, अगर आपको ऐसे समझना है i क्रॉस i, तो ये भी क्या होता है, 0, जहां पर i क्रॉस j क्या होता है, यूनिट वेक्टर में 1 होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, मालूम चल रहा है, पक्की बात, ओके। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया 0। अब बचा क्या, सिर्फ मेरे पास ये बचा। अब अभी भी ये क्या है, डी एल बाई डी टी ही चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर नीचे देख रहा हूं तो मुझे मालूम चल रहा है कि ये जो क्वांटिटी आई, ये मैंने कहीं और भी देखा हुआ है। कहाँ देखा हुआ है, थोड़ा सा सोचो सॉरी
कहां देखा है, आर क्रॉस एफ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर कोई भी एक डिस्टेंस, ठीक है। अरे ये तो टॉर्क है, टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है, याद है। दरवाजे को हम, अगर ये रहा मेरा दरवाजा, ठीक है, अगर ये ऐसे ऐसे ओपन होता है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ओपन करूं, इसके एक्सिस जहां से वो रोटेट हो रहा है उसके पास से रोटेट करूं, तो बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर यहां से एज से करूं तो आराम से हो जाता है। तो ये क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, टॉर्क है ये, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये टॉर्क हुआ तो इसके इक्वल में तो ये भी क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन आया ये क्या है, टॉर्क है। मालूम चल रहा है। तो अगले ही केस में हम इसको लिख सकते हैं कि ओके, अब आप इसको क्या कहो, ये रहा टॉर्क बेसिकली। मालूम चल रहा है, पक्की बात। तो अब आप जरा ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। टॉर्क का हमारे पास में फॉर्मूला ये भी आ गया, टॉर्क एक फॉर्मूला ये हो गया, टॉर्क का एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, मालूम चल रहा है। अब क्योंकि हमको कंजर्व करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो टाइम के साथ में चेंज ना हो, तो हम इसको क्या पुट कर देंगे, जीरो। एज लाइक मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूं, ये कुछ फॉर्मूला का पार्ट है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, ठीक है। अगर मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, तो रफ करने के बाद में जरा समझो, अगर मैंने टॉर्क टॉर्क को ही जीरो पुट कर दिया, ठीक है, जरा समझो कि अगर मैंने टॉर्क को जीरो पुट कर दिया तो ये रहा मेरा टॉर्क बेसिकली, और ये टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, जीरो पुट कर दिया। टॉर्क मैंने जैसे ही जीरो पुट किया, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं बन रहा है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अब है ही नहीं सिस्टम में। अब देखो टॉर्क का मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। एज लाइक हम लोग यहां पर जानते हैं dp बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। और अगर मैं कह दूं ये जीरो हो गया, ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है, dp बाई dt क्या होता है, फोर्स होता है, और मैंने कह दिया ये फोर्स ही क्या है, जीरो। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा क्या कि dp इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज dp, चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब p2 माइनस p1 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब p2 इज इक्वल टू p1, ठीक है। इसका मतलब मास इंटू वेलोसिटी, या फिर m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, क्या यही है, क्या इसी को हम कहते थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है, क्या इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्यों, थोड़ा सा समझो, जैसे जैसे समझो, ठीक है, कि अगर हमारे पास में एक यहाँ पर कार है, ठीक है, अगर ये कार आके एक ट्रक के अंदर ऐसे जस्ट जोर से टक्कर मारती है, तो हुआ क्या, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो आफ्टर दैट, जब इनिशियली मोमेंटम कंजर्व्ड था, तो आफ्टर दैट फाइनल में भी क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये निकाला मैंने बंदूक और ये चला दिया ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या इससे, बेसिकली आप देखोगे जब यहां से जो हमारा बुलेट होता है वो बुलेट आगे जा रहा है, तो मुझे एक रिवर्स में धक्का लगा, फोर्स लगा, मोमेंटम लगा। वो क्या था, वो बेसिकली क्या है, एक्शन और रिएक्शन पेयर ही है बेसिकली। तो यहां पर क्या हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। जिस भी मास इंटू वेलोसिटी से यहां पर गया ये बुलेट, उसी मास इंटू मास ऑफ दिस गन, दिस जो भी पार्ट बचा, और कितने वेलोसिटी से उसने मेरे को धक्का दिया, अल्टीमेटली मोमेंटम। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कब ट्रू होता है वो, जब f इज इक्वल टू जीरो होता है, या फिर जब dp बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो होता है, तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। वैसे ही अगर मैं यहां पर टॉर्क को जीरो पुट कर दूं, ठीक है, इसका मतलब टॉर्क को जीरो पुट करने का मतलब क्या है कि dl बाई डी टी जीरो होगा। इसका मतलब क्या ऐसे होगा कि dl इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो। समझ लो थोड़ा सा क्या है, इसका मतलब क्या आएगा, L2 इज इक्वल टू L1। ये क्या है, L2 इज इक्वल टू L1 क्या है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, मैं थोड़ा सा आपको और भी समझाता हूं, थोड़ा सा समझना इसको। फिलहाल आप इसको रफ कर दूं, इसको आप लिख लो फटाफट। ओके, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको और भी समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ओके, सो देखो जरा होता क्या है बेसिकली,
जैसे हुआ कुछ यहाँ पर ऐसे कि हम सभी जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो थीटा था, सॉरी यहाँ पर जो भी एस था, डिस्टेंस था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा में। यहाँ पर जो वी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ओमेगा में। यहाँ पर जो भी ए था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा में। यहाँ पर जो मास था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आई में, ठीक है। यहाँ पर जो मोमेंटम है वो कन्वर्ट हो गया एंगुलर मोमेंटम में। वैसे ही यहाँ पर जो फोर्स है वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर टॉर्क में। अभी हम इसका प्रूफ करेंगे कि ये जो फोर्स है वो टॉर्क में कैसे कन्वर्ट हो गया और फॉर्मूला क्या आता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली कंडीशन क्या है, समझने वाली कंडीशन ये है कि जो काम डिस्टेंस यहाँ लीनियर मोशन में करता है वही सेम काम थीटा यहाँ पर एंगुलर के केस में करता है। जो काम वेलोसिटी हमारा लीनियर के केस में करता है वही सेम काम एंगुलर वेलोसिटी हमारा एंगुलर मोशन में करता है। जो काम हमारा एक्सीलरेशन लीनियर के केस में करता है वही सेम काम हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन एंगुलर के केस में करता है। जो काम हमारा मास लीनियर के केस में करता है वही सेम काम हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन के फॉर्म में करता है, ठीक है। मतलब जो काम हमारा मोमेंटम लीनियर के केस में करता है वही सेम काम हमारा एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोशन के टर्म्स में करता है। अब जरा और भी समझो कि ये जो फोर्स होता है, फोर्स अगर मैंने किसी भी बॉडी को फोर्स दिया तो उसके पास में क्या आएगा, एक मोशन आएगा, एक एक्सीलरेशन आएगा, एक वेलोसिटी आएगा। तो ये किस केस में हो रहा है, लीनियर के केस में। अगर मुझे एक फैन को रोटेट करना है तो मैं उसको फोर्स दूंगा, मैं लीनियर के टर्म्स में बात करूंगा तो उसको मैंने फोर्स दिया। लेकिन अगर मैंने एंगुलर के केस में बात किया तो मैंने उसको फोर्स नहीं दिया, मैंने उसको टॉर्क दिया। आप थोड़ा सा समझो इन दोनों के अंदर डिफरेंस, ठीक है। जो काम यहाँ पर फोर्स करता है, फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो रेस्ट पर है तो उसको एक्सीलरेशन देने का काम करेगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगाए तो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाए तो उसको रेजिस्ट करेगा, उसको अपोज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। वही सेम का यहाँ टॉर्क करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना है कि जो फैन है, अगर फैन रुका हुआ है तो जैसे ही मैंने पंखे का बटन चालू किया वैसे ही क्या हुआ, जो टॉर्क है उसने क्या किया, एक फोर्स दिया। टॉर्क ने क्या दिया, फोर्स दिया, किसको, पंखे को घुमाने के लिए। एज लाइक अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो मैंने इसको फोर्स दिया तो ये क्या हुआ, चलने लगा। वैसे ही जो फैन है वो रुका हुआ है तो उसको क्या मिला, टॉर्क मिला, तब वो चलने लगा। अब समझ रहे, ठीक है। ये सिमिलरिटीज है, ये उनके बीच में एनालॉगस है कि जो काम यहाँ पर फोर्स करता है, जो भी काम हो फोर्स का, फोर्स जो भी काम यहाँ लीनियर केस में करता होगा वही सेम काम यहाँ पर टॉर्क इस एंगुलर के केस में करता होगा। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा ये समझा होगा। अभी हम इसके ऊपर करेंगे थोड़ा सा डिस्कशन, ठीक है। फिलहाल हम अगेन अपने वापस उसी टॉपिक पे आ जाते हैं, ये टॉर्क वाले पे, कि मैंने यहाँ पर देखा dl/dt वो क्या आया, r क्रॉस f आया। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखो तो ये रहा वेक्टर का फॉर्म, ठीक है। और अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, इसका मतलब यहां से क्या हो गया, dl इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने dl का फॉर्मूला एक और देख लिया है, क्या देखा है, I इंटू ओमेगा। यस, अभी डेराइव किया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, I2 इंटू ओमेगा 2, यस लिख सकता हूं। एज लाइक हम मोमेंटम में लिखते थे कि मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी 2 वाला इज इक्वल टू की साइड उस साइड वाला, वही सेम कहानी यहाँ पर। बस कहानी यहीं पर खत्म होती है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना, वो कि जो हमारे अर्थ क्या कर रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। अब जरा समझो, ये रहा मेरा एक प्यारा सा अर्थ, ठीक है, प्यारा सा अर्थ है हमारा। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हम सभी जानते हैं कि भाई पहले 71% वाटर था, लेकिन अब वो 73% हो चुका है, ठीक है। वो तो एक बात का केस है, ठीक है, ओके। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। तो इसका जो आई होगा वो क्या होगा, 2/5 mr का स्क्वायर। हमारा अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है बेसिकली, ठीक है। तो उसका ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, जरा समझो कि जो मास है, वो जो मास है वो क्या है, यहाँ ऐसे ऐसे मास है, ऐसे ऐसे कुछ मास है, ये जो हमारे माउंटेन्स वगैरह हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मास है, ऐसे ऐसे कुछ मास है,
ठीक है, ये परमानेंट जो हमारा नेचुरल मास था ये इतना मास था। अब एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि यहाँ का मास उठा करके ऐसा लंबा कर दिया, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दिया। समझ लो हो क्या रहा है, अल्टीमेटली यहाँ का मास उठा के इतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बना दिया। इतना ऊंचा तो नहीं बनाते बट थोड़ा सा ऊंचा तो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जरा समझो, हो रहा है कुछ ऐसा, मास में कुछ फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन इस मास का जो मास पहले यहां पर था, अब उस मास को उठा के हमने यहां पर कर दिया है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका आर का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब ये आर क्या हो गया, थोड़ा सा क्वांटिटी में बढ़ गया। इसका मतलब जो मेरा इनिशियल, ये मेरा आई था, ये मेरा इनिशियल ओमेगा क्या था, 2/5 एम आर का स्क्वायर था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ओमेगा की वेलोसिटी थी, कुछ एंगुलर वेलोसिटी थी, जो कि हम सब जानते हैं 24 आवर्स में वो कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, I2 क्या हो गया, I2 की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से बढ़ गया। ओके, अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो क्योंकि इसको मल्टीप्लाई होके सेम क्वांटिटी आना है, तो अगर ये बढ़ेगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बढ़ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारा डिस्टेंस बढ़ चुका है, ठीक है। इसका मैं और भी एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आप कभी किसी गार्डन में जाओ, ठीक है, उस गार्डन में ना आपको कहीं ना कहीं पर एक ऐसा एक डिस्क जैसा कुछ रखा होता है जो कि गोल गोल घूमता है, ठीक है। आप उसके वैसे खड़े हो जाओ और ऐसे ऐसे चक्कर लगाओ तो आप ऐसे बेसिकली गोल गोल घूमने लगोगे, ठीक है। आप उसके ऊपर जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है, और हल्का सा गोल घूमो। जैसे ही हल्का सा गोल घूमने लगे ना, तो अब अपने हाथों को ऐसे फैला लेना, ठीक है। आप देखना कि आपकी जो घूमने की स्पीड है वो कम हो जाएगी। जैसे ही ये हाथ यहाँ फैला करके यहाँ पर ला दिए, आपका जो हाथ होगा वो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो घूमने की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। हो क्या रहा है, आपने जैसे ही अपने हाथों को यहाँ से यहाँ फैलाया, आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से अपना मास को दूर कर दिया। तो ये क्या हो गया, जैसे ये दूर हुआ वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, आई बढ़ा तो ओमेगा को कम होना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने हाथ ऐसे फैलाया वैसे ही आपकी घूमने की स्पीड कम हो गई। जैसे ही हाथ आपने यहाँ पर ला दिया वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों, आई इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ वैसे ही क्या हुआ कि आपके घूमने की स्पीड बढ़ गई। यही सेम कॉन्सेप्ट जो हमारे बैले डांसर होते हैं ना वो यूज करते हैं। आपने देखा है कभी बहुत सारी मूवीज में वो ऐसे ऐसे खड़े होकर कुछ ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं अपने कुछ पंजे वगैरह पे, देखा है फीट वगैरह पे वैसे खड़े होकर के आराम से घूमते हैं, ठीक है। जब उनको बहुत ही फास्ट मूव करना होता है, फास्ट घूमना रहता है, तो अपने हाथों को ऐसे कर लेते हैं। क्यों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर दें। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज किया वैसे ही ओमेगा बढ़ गया, ठीक है। अब जब उनको स्लो घूमना होता है तो वो अपने हाथों को ऐसे फैला लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारे बैलेट जो डांसर वाले होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे जो स्विमर्स होते हैं वो भी यूज करते हैं। कैसे, जब वो इतने ऊपर हाइट पे जाते हैं, जब उनको डाइविंग करना होता है स्विमिंग पूल के अंदर, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, इतने ऊपर गए, छलांग मारे, छलांग मारने के बाद में हवा में ही अपनी बॉडी को पूरा श्रिंक कर लिया। जैसे ही अपनी बॉडी को श्रिंक किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, रोटेशन की स्पीड इंक्रीज, मालूम चल रहा है ना, ठीक है। अब जैसे ही वो पानी में आने वाले रहते अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बढ़ गया, ओमेगा की वैल्यू कम हो गया, आराम से वो पानी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। मालूम चला, ये कहानी हो रही है। ये कहानी क्यों हो रही है, क्योंकि टॉर्क जीरो है, क्योंकि जब आप हवा में हो तो आपके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बस इसी रीजन से, ठीक है। बस इसी रीजन से हम जो इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसकी वजह से हमारी अर्थ की स्पीड क्या हो रही है, थोड़ी सी कम होगी, बहुत ही थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हो तो रहा है, ठीक है। मालूम चल रहा है, हो तो रहा है ना, अफेक्ट तो कर रहा है ना, बस इतनी सी कहानी है। ओके, पक्का समझा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, समझा वो क्वेश्चन। आप इस चीज से आप हर एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हो,
ठीक है। आपको एक चीज मैं और भी बता दूं कि अगर ग्रेविटेशन चैप्टर में हमको ये बताना रहता है कि जो अर्थ होता है बेसिकली, देखो ये सन है, हम सब लोग जानते हैं कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूं, MVR याद है, ये क्या है, अगेन वही वही क्या, वही एंगुलर मोमेंटम। तो हम सभी को होता क्या है पता है कि ये तो जो मास है, किसका ये मास है, अर्थ का मास है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो वेलोसिटी, ये जो आर है, वो क्या है, वेरिएबल है। तो कुछ होता ये है कि जब ना सन से अर्थ हमारा दूर होता है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होती है ना वो कम होती है, बहुत ही आराम से होती है। लेकिन जैसे जैसे सन हमारा यहाँ पर आता है, वैसे ही देखो यहाँ पर ये जो आर क्या हो गया, आर की वैल्यू कम हो गई, तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई होना पड़ेगा, ठीक है। क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। बस इसी रीजन की वजह से जब भी हमारा सन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सॉरी हमारा अर्थ इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के करीब आता है, तो वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में उसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। हमारे अर्थ की स्पीड क्या होती है, हाई होती है। और जब वो यहां से यहां पर जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। अगेन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यही सेम चीज आप लोगों ने कैपलर के सेकंड लॉ में पढ़ा होगा, ठीक है, कि वो जितना भी एरिया स्वीप आउट करता है वो टाइम के अकॉर्डिंग इक्वल रहता है, ठीक है। तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ठीक है, मालूम चल रहा है। अगेन ये फॉर्मूला क्या है, MVR, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, कि जब अर्थ सन के पास रहेगा, क्योंकि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, तो यहां से इसका रेडियस कम, तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता है। और ये बहुत सच बात है। अगर आप सर्कुलर ऑर्बिट मानोगे तो उसमें हर एक जगह सेम ही स्पीड रहता है, लेकिन इन एक्चुअल में सर्कल में घूमता नहीं है, ठीक है। वो क्या फॉलो करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। और अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट घूम रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज में हमारे अर्थ की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर रेंज में उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। ये रहा हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सोचो हमको पता भी नहीं चलता जब अर्थ यहां से उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया, हमको पता भी नहीं चलता यार कि उसने अपनी स्पीड कब बढ़ाया कब डिक्रीज किया, ठीक है। हम तो यहाँ अर्थ पे आराम से मौज मस्ती कहते रहते हैं, ठीक है, मालूम चल रहा है, कॉन्सेप्ट समझा, क्लियर एकदम, ओके, ठीक है। सो ये तो रहा हमारा बेसिकली पूरा की पूरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। अब हम लोग अपने उसी टॉर्क के ऊपर आ जाते हैं कि जो काम हमारा फोर्स करता है, ठीक है। अब टॉर्क के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि टॉर्क क्या है भाई, टॉर्क कैसे आएगा, और टॉर्क का बेसिकली एक्सप्रेशन कहां से आएगा, ठीक है। तो अगेन वही कहानी है यार कि अगेन छोटा सा एक डेरिवेशन करना पड़ेगा मुझको, ठीक है, कि ये टॉर्क की कहानी आ जाए। तो हम पहले तो अपनी हेडिंग लिखते हैं कि हेडिंग क्या है, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। अब बच्चों आप लोग को मैंने इसका एक और भी नाम बता दिया है, वो नाम क्या होगा, यस सॉरी, तो इसको हम बेसिकली टॉर्क से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या होगा ये, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, अगेन वही कहानी कि हमारे पास में एक बॉडी होनी चाहिए जिसके पास में अब फोर्स अप्लाई करना है। तो फोर्स अप्लाई करना है तो अब उसके पास में क्या होना चाहिए, एक एक्सीलरेशन होना चाहिए। अब वो एक्सीलरेशन कैसे आएगा, जब वो ऐसे रोटेट करेगा। अब उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, हमारा जो रिजिड बॉडी होगा, उसके पास में क्या होना चाहिए, एंगुलर एक्सीलरेशन होना चाहिए। अगर उसके पास में एंगुलर एक्सीलरेशन है तो वो क्या करेगा, उसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उनके पास में क्या होगा, लीनियर एक्सीलरेशन होगा। अगर लीनियर एक्सीलरेशन है तो इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता होगा। अब जब फोर्स लगता होगा तो मैं उनके डिस्टेंस से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। और अगेन मैं अगेन उसका क्या कर सकता हूं, उसका एक एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं आराम से। तो अगेन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बॉडी बना लो यार, कि ये ले लो मेरा कोई भी एक रैंडम सा बॉडी है, ठीक है। अगेन अब इसके पास में याद रखना यहाँ पर अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है अब, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर अब एक कोई भी वही पार्टिकल M1 R1, कोई दूसरा पार्टिकल M2 R2, कोई तीसरा पार्टिकल M3 R3, और कोई लास्ट का पार्टिकल Mn, और ये डिस्टेंस क्या होगा, Rn होगा, ठीक है। तो चलो अब इसको भी हम कर देते हैं, ठीक है।
अगेन वही कहानी लिखो जरा कि कंसिडर अ रिजिड बॉडी rotating with constant angular acceleration about its axis। ठीक है, अब अगेन पार्टिकल्स को मान लो कि लेट इसके पास में क्या है, n पार्टिकल्स है। लेट there exist n number of particles rotating with constant linear acceleration, constant linear acceleration। वो क्या होगा, a1 a2 a3 लास्ट वाला a1 with respect to axis। ठीक है, and these distances from the axis of rotation are क्या होगा, r1 r2 r3 कहाँ तक, rn तक। बस इतना सा बता दो। ठीक है, अब अगेन उनको क्या बता दो, लेट एक फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगता होगा, फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर, तो लेट या फिर फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल विल बी क्या आएगा अब बता दो उनको कि ये होगा मेरा क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये मास m1 एक्सीलरेशन a1, तो टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स निकाल लेते हैं। तो टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इज क्या होगा, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन प्लस मास इंटू एक्सीलरेशन, वही m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला mn और an। ठीक है, आई होप बच्चों आपको वहां तक दिखता होगा। ठीक है, ओके। सो यहां पर अगर मैं और भी बात कर लूं तो ये क्या आ जाएगा, टोटल है ये। ठीक है, अब ये तो रहा टोटल फोर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। लेकिन हम यहां पर जानते हैं कि सिंस A इज इक्वल टू हाउ मच, R इंटू अल्फा। ठीक है, याद है ना, कहां से आता है, एज लाइक हमारे पास में V इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। दोनों को क्या करो, टाइम से डिवाइड करो, तो ये क्या आ जाएगा, ये टाइम से डिवाइड किया, इसको टाइम से डिवाइड किया, तो ये हो गया एक्सीलरेशन और ये हो गया अल्फा इंटू आर। ठीक है, तो वही कहानी लिखा हूं। तो ये अब A की जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा कि F विल बी हाउ मच, m1, इसकी जगह पे ये, तो ये हो गया अल्फा r1 प्लस m2 अल्फा r2 प्लस यहाँ पर अगेन m3 अल्फा r3 लास्ट वाला प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये क्या होगा mn अल्फा rn। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, अब क्योंकि ये तो मुझे मालूम चल गया फोर्स वाला टोटल, अब अगर मैं टोटल टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क क्या होगा, सिंस टॉर्क क्या होता है हमारे पास में, सिंस टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर कोई भी एक डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो थीटा होता है वो 90 हो जाता है, बस इसीलिए हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेंटेंस में या फिर वर्ड में यूज करते हैं। तो अगर मेरे को टॉर्क निकालना रहा तो मैं कैसे टॉर्क निकालूं, तो टॉर्क विल बी हाउ मच, ये सबके पास में चल जाएगा, तो यहां से आएगा m1 अल्फा r1 का स्क्वायर प्लस m2 अल्फा r2 का स्क्वायर प्लस
m3 अल्फा r3 का स्क्वायर, और लास्ट वाला पार्टिकल क्या होगा, mn अल्फा rn का स्क्वायर। अगेन आप देख रहे हो अल्फा सब जगह कॉमन है, अगेन उसका बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ से m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस लास्ट वाला m n rn का स्क्वायर, और यहाँ पर ये रहा अल्फा। ठीक है, अब ये क्वांटिटी आप लोग को पता है क्या है, वो क्वांटिटी आई, तो इसको लिख लो, यहां से टॉर्क आ गया हमारा आई इंटू अल्फा, और ये रहा हमारा एक्सप्रेशन किसका, टॉर्क का। अब एज लाइक हमने देखा कि हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला 3 आया, वैसे हमने यहां पर भी देखा कि हमारे पास में टॉर्क का भी फॉर्मूला आ चुका है। तो कैसे निकालते हैं जरा हम देखते हैं। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, तो यही रहा हमारा बेसिकली एक एक्सप्रेशन। ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप लोग। ओके, मैं रफ करने जा रहा हूं। ओके, सो ये रहा टॉर्क का एक्सप्रेशन। अब जरा हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार कि हाँ हमने एल का कौन सा फॉर्मूला लिखा और हमने इसका कौन सा फॉर्मूला बेसिकली लिखा। तो जरा हम लिखने की कोशिश करते हैं कि टॉर्क का हम कितना फॉर्मूला जानते हैं। सो एक टॉर्क का फॉर्मूला तो आपको यहाँ से दिख गया होगा। ठीक है, जैसे पहले एल के बारे में लिख लो, तो ये रहा एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एल इज इक्वल टू एम वी आर, एल इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा आर का स्क्वायर। ठीक है, और एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से आई इंटू ओमेगा। वैसे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप सोचो तो टॉर्क को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी एल बाई डी टी, ये भी आप ध्यान रखना हमेशा, और एक टॉर्क का फॉर्मूला आ गया आई इंटू अल्फा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आपको हमेशा ही याद रखना है, हमेशा का मतलब हमेशा ही आपको ये याद रखना है। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारा ये टॉर्क वाला भी पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग डायरेक्टली जंप कर जाते हैं हमारे किस पे, रोलिंग मोशन पर। ठीक है, आपने आई होप इसको लिख लिया होगा। ओके, ठीक है, सो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रोलिंग मोशन के ऊपर। रोलिंग मोशन बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, ये रोलिंग मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑल्दो हमारे इस महाराष्ट्र सिलेबस में उतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस हमारे जेई और नीट में भर भर के दिया गया है। ठीक है, ओके, तो हमारे सिलेबस में फिलहाल जितना दिया है हम इसको इतना पढ़ते हैं। आफ्टर दैट जब मैं जेई और नीट की क्लास लूंगा एज लाइक शायद से फरवरी में मैं ये जेई और नीट की क्लास को कंडक्ट करना स्टार्ट करूंगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम वहां पे बात करेंगे कि कैसे ये जो रोलिंग मोशन होता है हमारे जो भी जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसके कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल के लिए हम अपना रोलिंग मोशन। अब देखो ये रोलिंग मोशन वही है जो कि मैंने आपको रोटेशनल डायनामिक्स 01 में समझाया था कि इसके अंदर बेसिकली दो टाइप का मोशन छुपा हुआ है। वो कौन कौन सा छुपा हुआ है, एक तो प्लेनर मोशन और एक तो सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसी प्लेनर मोशन को मैंने कहा था कि उसको हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, और सर्कुलर मोशन तो सर्कुलर मोशन है ही। ठीक है, हमारे लिए बस एक छोटा सा केस है, वो छोटा सा केस ये है कि सपोज कर लो ये रहा कोई भी एक स्लाइडिंग, कोई भी एक स्लोप ले लो। ठीक है, और ये रहा एक थीटा। ठीक है, अब ना मैंने यहां पर कोई भी अपना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है मुझे पता नहीं, समझो, अगर ऑब्जेक्ट मुझे पता नहीं इसका मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज कर लो। कैसे, ऑब्जेक्ट नहीं पता ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, याद आ रहा है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है सर, बस इसीलिए। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है, हमारे सिलेबस में इतना दिया हुआ है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो इसके पास में एक वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी। ठीक है, और इसके पास में एक एक्सीलरेशन होगा, वो कितना होगा। ठीक है, बस हमारे सिलेबस में इतना दिया हुआ है। बट इन एक्चुअली में अगर आप थोड़ा सा जेई नीट के बारे में बात करो तो उसके अंदर आपको यहां पर ये भी पूछता है कि भाई यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एज वेल एज जब वो यहां से यहां तक पहुंचेगा तो टाइम की वैल्यू भी कितनी होगी।
ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इस बॉडी को डायरेक्टली स्लिप करके आना है तब तो नॉर्मल सा केस रहा, तब तो रोलिंग मोशन आया ही नहीं। लेकिन अगर रोलिंग मोशन होना है तो यहाँ पर फ्रिक्शन तो हमेशा आएगा ही आएगा। विदाउट फ्रिक्शन ये बॉडी रोल कर ही नहीं सकती। ठीक है। आप कभी कभी देखे होंगे कि जो हमारे रेलवेज होती है उनके जो व्हील्स होते हैं वो पटरी पे से उसी जगह पे घूमने लग जाते हैं। वो क्यों घूमने लग जाते हैं? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। जब फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है तो वहां पर ना सैंड को प्रोवाइड किया जाता है और उससे उन टायर, वो जो व्हील होता है और जो ट्रैक होता है उसके बीच का फ्रिक्शन इंक्रीज किया जाता है, तब जाके वो व्हील आगे बढ़ पाता है। अदरवाइज वो उसी जगह पे ऐसे ऐसे गोल घूमने लग जाएगा। कब? जब फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है बेसिकली। ठीक है। तो यहां पर भी अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो हम इस बॉडी को रोल करा ही नहीं पाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे समझ लो कि अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो हम चल ही नहीं पाएंगे। ये जो हम ऐसे वॉकिंग वगैरह आराम से कर लेते हैं ना, ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो हम चल ही नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन हमको चलने में भी हेल्प करता है। ठीक है। वही सेम कहानी यहाँ पर भी आती है। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है बेसिकली। हम सिर्फ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन जब अपना जेई नीट का क्लास करेंगे तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे जरूर से। ठीक है। तो फिलहाल इस चीज को मैं रफ कर देता हूँ। ओके। फिलहाल हम बात करते हैं कि ये एक बॉडी है, इसको रोल करते हुए यहाँ तक आना है। ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी? बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। ठीक है। एज लाइक पहले तो मैं यहाँ पर मान लूँ कि ये एच हाइट से आ रहा है, इसको मैंने थीटा मान लिया। अब जरा समझो, अगर एक बॉडी यहां पर है, ठीक है, जैसे कैसे केस ले लूं, अब यहां पर कोई भी वही सेम थीटा है, यहां पर कोई एक ब्लॉक है, अब फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है। अगेन हाइट वही सेम यहां पर भी है। ठीक है। तो अगर इस बॉडी को यहां से यहां तक आना है तो यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सीलरेशन कितना होगा? ये हो गया हमारा लीनियर केस वाला, सिंपल केस वाला। जब ये बॉडी रोल नहीं करी तो हम कैसे करेंगे इसको? सर ये रहा इसके पास में mgh, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। वो क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच? काइनेटिक एनर्जी। यहां से एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, एम से एम गया, वी निकालोगे तो अंडर रूट में 2gh आ जाएगा। मतलब अगर बॉडी रोल वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा है, चुपचाप इसको यहां से यहां तक आना है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 2gh फाइनली। ठीक है। वही सेम कहानी मुझे अब यहां पर करना है। ठीक है। आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर करूं तो इसके पास में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा तो इसके पास में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। बस दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब ये रहा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में इसका मास वगैरह क्या मान लो? m। ठीक है। तो ये रहा mgh। ठीक है, मालूम चलता है। ठीक है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ एम वी का स्क्वायर। ये v क्या है? लीनियर स्पीड है। ठीक है। ओके। प्लस में एक और भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। कैसे सर? काइनेटिक एनर्जी तो एक ही होगी। अरे नहीं, क्योंकि ये रोल कर रहा है ना, क्योंकि ये घूम रहा है ना, तो इसके पास में क्या है? घूमने वाली भी तो वेलोसिटी है। घूमने वाली वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी आ गया तो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी तो आएगा। मालूम चल रहा है? ठीक है। बस इसी रीजन के वजह से हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। ओके। ठीक है। अब जरा समझो, अगेन एम जी एच इज इक्वल टू, ये हाफ हाफ रहा तो इसको चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, बाद में कॉमन लेंगे। ठीक है। ये रहा हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस। अब देखो इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट कोई भी रैंडम बॉडी है तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको क्या कह सकता हूँ? एम के स्क्वायर। याद आ रहा है अब? इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन मालूम चल रहा है? ठीक है। क्या होता है? ओके। अच्छा, कुछ गलत लिख देता है, एम के स्क्वायर। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट डिफाइंड नहीं है तो एम के स्क्वायर इज उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। ये ओमेगा है। अब ओमेगा भी मुझे नहीं पता, तो ओमेगा को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा क्या होगा? v बाई आर। बस कहानी इतनी सी है। ठीक है। अब ये आर क्या है? ये आर क्या है? ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस। ठीक है। चाहो तो उसको कैपिटल आर से लिख लो, चाहो तो स्मॉल आर से लिख लो।
बात एक ही। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूँ, v अपॉन में r द होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ भी m है, छोटा m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, ये रहा कैंसल, ये 2 से मैंने कॉमन ले लिया। और अगर सोच के देखो तो यहाँ भी v है, यहाँ भी v का स्क्वायर है। अगर चलो आराम से लेते हैं, ठीक है, हाफ v का स्क्वायर प्लस हाफ k का स्क्वायर, यहाँ पर v का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी समझ में आता है। v स्क्वायर कॉमन लो, हाफ हाफ कॉमन लो, यहाँ से आ जाएगा हाफ और v स्क्वायर कॉमन, तो इसको मैं v बना दे रहा हूँ। v का स्क्वायर बचा क्या, यहाँ से तो पूरा चले गया तो 1 बचा, 1 प्लस यहाँ से हाफ गया, v स्क्वायर गया, बचा क्या, k स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, ये बचा। और ये क्या है, ये अभी भी gh और ये अभी भी gh है। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को वेलोसिटी चाहिए था। ठीक है, तो वेलोसिटी को अकेले रखो, इसको उठा के यहाँ करो, इसको उठा के यहाँ करो, तो ये डिवाइड में है, यहाँ पर आके मल्टीप्लीकेशन में 2gh अपॉन में, ये मल्टीप्लीकेशन में आके डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर। और ये क्या होगा, ये होगा हमारा बेसिकली v का स्क्वायर। ठीक है, अब अगला पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, सो v विल बी हाउ मच, v विल बी 2gh, अंडर रूट में आ जाएगा 2gh अपॉन में 1 प्लस k का स्क्वायर अपॉन में v का स्क्वायर, सॉरी r का स्क्वायर, r का स्क्वायर, और ये रहा मेरा अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ से मैंने वेलोसिटी निकाल दिया। ठीक है, जब ये बॉडी रोल डाउन नहीं कर रही है तो फिर ये क्या है, देख रहे हो क्या आया था 2gh, यहाँ भी आया 2gh, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, क्यों, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, रोल करते हुए आ रही है नीचे। ठीक है, ओके। अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं एक अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पर m दे दूँ, यहाँ पर m दे दूँ, तो क्या होगा, यहाँ भी m लिखो, यहाँ भी m लिखो, जैसे लिखो जरा, तो ये हो जाएगा 2gh अपॉन में 1 प्लस एम के का स्क्वायर अपॉन में एम आर का स्क्वायर, और ये टोटल क्या है, अंडर रूट में। ठीक है, अब जरा ध्यान देखो, ये एम के स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनी ऑब्जेक्ट, मुझे नहीं पता क्या ऑब्जेक्ट है, कुछ से भी ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होगा, एम के स्क्वायर को मैं आई लिख सकता हूँ। तो अल्टीमेटली यहाँ से ये जो v का फॉर्मूला आता है वो ये भी आता है कि अंडर रूट में 2gh अपॉन में, ये जो आप लिख सकते हो कि ये रहा 1 प्लस आई अपॉन में एम आर का स्क्वायर। ठीक है, मालूम चल रहा है। तो यहां से आपको दो फॉर्मूला दिख जाता है, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, जो भी जैसा भी आपको वैल्यूज वगैरह दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग पुट करिए और आंसर लेके आ जाइए। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, बेसिकली वेलोसिटी निकाल लिया। बच्चों आई होप ये आपको दिखता होगा नीचे का पार्ट। ठीक है, नहीं दिखता होगा तो मैं ये वाला पार्ट ऊपर लिख दे रहा हूँ, v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh अपॉन में 1 प्लस आई अपॉन में एम आर का स्क्वायर। ठीक है, इसी को इक्वल टू के सामने में ऐसे लिख सकता हूँ कि 2gh अंडर रूट में 1 प्लस के का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर, ये टोटल अंडर रूट है। ठीक है, सो ये रहा के का स्क्वायर टोटल अंडर रूट में, तो ये रहा हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, दोनों ही टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में या फिर के स्क्वायर के टर्म्स में। ठीक है, अब वो के की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, इक्वेट कर दो, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्वेट कर दो, वहां से के की वैल्यू आपको आराम से निकल जाएगी। अब हमने वेलोसिटी निकाल लिया, अब हमारा काम है क्या निकालना, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो निकालते हैं एक्सीलरेशन भी। ठीक है, कैसे निकलेगा, ये पार्ट में रफ कर रहा हूं, उसको वहीं इधर देता हूं लिखा हुआ। ओके, सो अब मुझे निकालना है बेसिकली एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, देखो एक्सीलरेशन निकालने का दो तरीका है अगेन हमारे पास में। ठीक है, पहले तो हम ये नॉर्मल वाला केस यूज कर लेते हैं कि अगर नॉर्मल केस रहा हमारा, जैसे कि ये रहा, ये वही थीटा, ये वही एच, अब मेरे पास में v इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट में 2gh है। ठीक है, लीनियर वाला केस बात कर रहा हूँ, कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट है। अब मुझे अगर इसका एक्सीलरेशन यहाँ पर निकालना है तो मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे, अब जैसे अगर मेरे को ये डिस्टेंस पता चल जाए, जैसे मैं कह दूँ ये डिस्टेंस मेरा s है, इस s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h निकल सकता है। यस, क्या लिखूँ मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, h अपॉन में ये
एच अपॉन में एस, एस की वैल्यू क्या होगी, यहां से एस वैल्यू हाउ मच, एच अपॉन में साइन थीटा। देखो मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि मैं क्या लगाता हूं यहां से ना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दूं, समझ लो, तो वहां से मुझे क्या a निकल जाएगा अल्टीमेटली। अगर मैं ये इक्वेशन लगाऊं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जरा समझो, ये तो आपका टर्म जीरो हो गया, क्यों, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना। ओके, सो यहां से v का स्क्वायर, अरे v तो मुझे पता है क्या है v, ये रहा, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 2gh, ठीक है, ये h ये वाला है, ठीक है, यहां से प्लस ये तो है, ये 2 इंटू ए मुझे पता करना है, इंटू एस ये रहा h अपॉन में साइन थीटा। अब देखो ये h और ये h कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, मुझे a चाहिए था, इसको उठा के यहाँ कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो यहां से मुझे मालूम चला कि जो एक्सीलरेशन है यहां पर आने के बाद में क्या हो जाएगा, वो जी साइन थीटा हो जाएगा। ओके, बस इसी सेम कहानी का मैं इसके लिए कर दूं तो आराम से निकल जाएगा। देखो इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, आप लोग को याद है बोला कॉन्सेप्ट, जब हमने इसको रिजॉल्व किया था, यहाँ पर ये बॉडी थी, नीचे m लग रहा है, यहाँ पर mg cos थीटा लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा mg साइन थीटा, तो नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा है, mg साइन थीटा है, तो अगर मैं उसको m से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ऐसे भी आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। अब चलो ये वाला केस बात कर लेते हैं हम लोग कि अगेन ये रहा थीटा, ये रहा हमारा h, ये रहा s, तो यहां से मैंने s की वैल्यू निकाल ली है, वो क्या है h अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और यहां से v भी मुझे पता है, यहां पर ये जो v है ये मुझे पता है, क्या v है, v की वैल्यू है 2gh अपॉन में 1 प्लस वो वाला पार्ट लिख रहा हूं k स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब अगेन वही सेम कहानी यहाँ भी अप्लाई कर दो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यहां से ये टर्म जीरो हो जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 2gh अपॉन में क्या 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये रहा 2, ये एक्सीलरेशन पता करना है, s की वैल्यू कितनी है h अपॉन में साइन थीटा, ये h अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अगेन देखो ये 2 से 2 जाएगा, ये h से ये h जाएगा, और कुछ जा रहा है नहीं, ठीक है, ये साइन थीटा को यहाँ पर कर दो तो मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन में ये टर्म क्या आ गया 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस दोनों का mm दे दो m k का स्क्वायर अपॉन में, यहां से क्या आ जाएगा m r का स्क्वायर विच इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन में ये क्या बन जाएगा 1 प्लस i अपॉन में ये m r का स्क्वायर। तो आप इन तीनों में से, इन दोनों में से जो फॉर्मूला चाहे वो फॉर्मूला आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने, मैंने भी कितने खूबी से निकाल लिया कि वेलोसिटी कितना होगा और एक्सीलरेशन बेसिकली कितना होगा, ठीक है, पक्का। तो ये रहा हमारा एक्सीलरेशन भी मैंने निकाल लिया, ये रहा मैंने वेलोसिटी भी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ रोलिंग मोशन में। बस इतना ही हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, इस वेलोसिटी की आप वैल्यूज याद रख सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन था वो भी आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझा होगा, ठीक है, पक्का। अब आई डोंट थिंक कि अब इसके अंदर कुछ भी बचता है, क्योंकि इसके अंदर हमने हर एक चीज कवर कर लिया है, ठीक है। बस आपको एक चीज अच्छा सा बताना है, वो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस उस कॉन्सेप्ट के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसको आप पहले रफ करने जा रहा हूं मैं, आप इसको लिख लीजिए फटाफट, ओके, ठीक है। अब ना एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, वो फेमस क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, और उसके बाद में लेक्चर एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं वेलोसिटी लिख लिया, अब एक्सीलरेशन की वैल्यू भी यहाँ पे मैं लिख लूँ साइड में, ये रहा, तो कितना आ रहा है, सॉरी अंडर रूट में तो नहीं आ रहा है वो, सो ये रहा हमारा a इज इक्वल टू बेसिकली g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आई अपॉन में mr स्क्वायर, या फिर g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर। देखो बच्चों, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो ये है
कि सपोज आपके पास में कोई एक स्लोप दिया हुआ है, स्लोप है, आप इसको पहाड़ समझ लो, माउंटेन समझ लो, ठीक है, और ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इतना अच्छा सा है कि यहां पर आपको एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक नहीं एक्चुअली बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, मैं उन सबको यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बट आपको ऐसे मानना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, यहीं सब एक लाइन में रखा हुआ है, यहीं पर अप में ही रखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो पता नहीं चलेगा बेसिकली, बट आप समझ लो कि ये चारों ऑब्जेक्ट यहीं पर रखे हुए हैं, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पर रखे हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि जो पहला है ये है रिंग, ठीक है, ये है डिस्क, ये है हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर, ठीक है, और ये है हमारा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। कंडीशन ये दिया हुआ है कि कंडीशन कुछ ऐसे है कि सबका मास m है, सबका रेडियस r है, मालूम चल रहा है। यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं और बोला गया है कि सबका मास m है, रिंग का मास मेजर करो, m आएगा, रेडियस क्या आएगा, r आएगा, वही सेम का डिस्क के साथ में, वही हॉलोस्फीयर, वही सॉलिड स्फीयर। क्वेश्चन ऐसा है कि जब इन चारों को साथ में छोड़ा गया तो यहां पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। सबसे पहले यहां पर कौन पहुंचेगा, अब आप सोचो थोड़ा सा, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, किसको सबसे पहले पहुंचना चाहिए। यस, 10 सेकंड का पॉज ले गए कि आप थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। जरा समझो, यहां पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी या फिर जिसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा, वो पार्टिकल जिसका एक्सीलरेशन सबसे कम होगा या फिर वो पार्टिकल जिसका वेलोसिटी सबसे कम होगा, ठीक है। तो सबसे कम वेलोसिटी किसका होगा सर, या फिर सबसे कम एक्सीलरेशन किसका होगा, थोड़ा सा निकालिए, फॉर्मूला देखिए किसका आना चाहिए, ठीक है। आप इसको बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो, देख लो, जैसे ये फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वो फॉर्मूला ये कहता है, किसी एक टर्म को पकड़ लो, मैं वेलोसिटी को पकड़ता हूँ, ठीक है, मैंने वेलोसिटी को देखा और मैं ये फॉर्मूला देख रहा हूँ के वाला, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में के का स्क्वायर, मालूम चल रहा है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा कि जिसका भी के का वैल्यू ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा, समझो थोड़ा सा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिवाइड बाय में है, तो अगर जिसका भी के का वैल्यू ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी सबसे कम होगा। और वही सेम कहानी इसके लिए भी ट्रू हो रही है कि जिसका भी जिसका भी के का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो उसका जो एक्सीलरेशन होगा सबसे कम होगा। तो बस वही मेरा सबसे लास्ट में पहुंचेगा। सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जिसका के का वैल्यू सबसे कम होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगी और एक्सीलरेशन भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका के का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो आप करके देख लो। अगर मैं रिंग के लिए निकालूं तो k इज इक्वल टू r, है ना, किसके लिए, रिंग के लिए, मालूम चल रहा है। अगर मैं डिस्क के लिए निकालू तो एम आर, जरा सॉल्व करो कितना आएगा, k इज इक्वल टू r बाई √2, नहीं आ रहा है, करके देखो यार, अरे समझना, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम से एम गया, के की वैल्यू कितना, इतना आया, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया डिस्क के लिए, ठीक है। अब एम के स्क्वायर, अगेन के की वैल्यू कितना कितना आएगा, जरा करके देखो, किसके हॉलोस्फीयर के लिए, तो एम के का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 2/3, एम आर का स्क्वायर, अगेन एम से एम गया, तो बचा क्या, के की वैल्यू हाउ मच, 2/3 ऑफ अंडर रूट में हाउ मच, ये रहा आर, ठीक है। अगेन के की वैल्यू यहां से आप सॉल्व करोगे तो किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए हाउ मच आएगा, ये आप लिख लो यहाँ पर, हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर, ठीक है। के इज इक्वल टू ये आर, और ये किसके लिए, अगेन वही कहानी, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, मालूम चला। तो बस यार इतनी सी कहानी है। तो मुझे यहां से मालूम चल गया कि सबसे पहले ये जो के होगा वो सबसे ज्यादा है किसके लिए, रिंग के लिए। इसका मतलब रिंग सबसे लास्ट में आएगा,
सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले ये आना चाहिए। कौन? कहाँ गया? सॉलिड स्फीयर। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, मालूम चल रहा है ना? ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी है यार। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ना। कभी कभी जेई नीट वगैरह में अगर सिली क्वेश्चन बना रहा है, आसान सा क्वेश्चन बना रहा है, और एमएसटी सीटी में तो ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना, हमेशा समझना। इंपॉर्टेंट क्या था कि जिसकी भी के की वैल्यू ज्यादा होगी वो सबसे लास्ट में आने वाला है, बस बात इतनी सी थी। ठीक है, तो बच्चों बस आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के चैप्टर में बस हम इतना ही कहने वाले थे बेसिकली। अब अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके कुछ जो न्यूमेरिकल्स है, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझा होगा। बट स्टिल अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई करने की जरूर से कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। ओके।